हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं हाल अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी देखिए मार्केट जा रहा है पिछले कुछ 2-3 दिनों से डाउन, और हमारे पोर्टफोलियो भी जा रहे हैं डाउन। मतलब हर जगह लाल रंग ही हमें देखने को मिल रहा है। हरा रंग, मतलब जो कहते हैं ना, मतलब तेजी का जो रंग है हरा रंग, वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। कुछ ही स्टॉक्स के अंदर थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है, बाकी सभी स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो अभी ये मार्केट डाउन क्यों हो रहा है ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ। ये कब तक डाउन होगा, मतलब ये अपना कौन सा बॉटम ऐसा बनाएगा जहाँ से हम एंट्री बनाएं। कुछ लोग क्या है कि पैसे लेकर तैयार बैठे हैं, कुछ लोग क्या है कि भाई और थोड़ा पैसा जोड़ के सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत एवरेज कर लें। सोच रहे हैं कि भाई कब अपना लो बनाता है, मतलब मार्केट अपना लो कब बनाएगा, ताकि क्या है कि हमारी एंट्री सही टाइम पे हो जाए। और कल गरुड़ा आईपीओ भी ओपन होने वाला है, तो उसको लेकर भी लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। और Hyundai आईपीओ की भी शायद डेट्स वगैरह आने वाली है, वो भी अपनी आरएचपी वगैरह फाइल करने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और बाकी सारे आईपीओ के बारे में भी जानकारी लेंगे। उससे पहले दोस्तों 5 अक्टूबर का मेरा बर्थडे था, काफ़ी लोगों ने विश किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब काफ़ी विशेष मुझे देखने को मिली। मतलब लगभग तो जहाँ तक मैंने कमेंट्स पर नज़र डाली या मैसेजेस के अंदर भी देखा, तो सबको मैंने पर्सनली थैंक यू बोला है। और किसी को नहीं बोल पाया हूँ तो मैं वीडियो के ज़रिए सबको बोल देता हूँ, ठीक है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे विश किया। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं भगवती जी, जिन्होंने आसाम से मुझे मतलब ये गणपति भेजा है। ये साइड में आप देख सकते हैं, गणपति जी आसाम से सेंड कर दिया। ना मैंने उनको कोई नंबर दिया था, ना कोई एड्रेस दिया, और ये क्या सीधा मेरे शोरूम पर आ गया। मतलब जो अभी मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल का शोरूम लगाया है वहाँ पर सीधा मतलब रिसीव हुआ। मैं उस दिन बाहर था, फिर पापा वगैरह ने रिसीव किया था, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि भाई गिफ्ट आ रखा है। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कष्ट उठाया। बाकी मुझे बढ़िया लगा, उन्होंने गिफ्ट भेजा। गणपति मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और अभी तो मैंने आपको बताने के लिए पीछे रखा है, बाकी फिर मैं मंदिर में इसको रखूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवती जी। मतलब ये मेरे लिए सरप्राइज था, मतलब अचानक से बिना कुछ कहे गिफ्ट आ गया। तो सबसे पहले देखिए मार्केट के अंदर गिरावट क्यों है, तो इसके कई रीजंस मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो रीज़न नहीं है, अभी मुख्य रीज़न मैंने आपको बताया था, इजराइल ईरान वाला वॉर है, ये चल रही है सिचुएशन। और इजराइल अभी क्या है कि कुछ ऐसा वापस ईरान पर हमला नहीं किया है, तो हो सकता है ऐसा कुछ अगर होता है, भाई हो सकता है इजराइल तैयारी करके बैठा हो तो और कुछ हमें इम्पैक्ट देखने को मिले मार्केट के अंदर। बट अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी हो सकता है क्या नेक्स्ट मूव हो, मतलब मार्केट ये प्रिडिक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा मार्केट गिरा है। फिर FIIs है, जो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की तरफ ज़्यादा जा रहा है, वो भी एक दूसरा रीज़न है। फिर जापान की तरफ से थोड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक हुए थे, वो भी मैंने आपको बताया, वो तो पिछले महीने से ऐसा हो रहा है। फिर FNO के नए रूल्स आए थे इंडिया के अंदर, उसके कारण भी थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। USA की स्थिति थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी, उसके कारण भी थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो मतलब बहुत सारी रीज़न है। उसके अलावा भी इंडिया के अंदर इलेक्शन भी चल रहे हैं, उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मान सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इम्पैक्ट मान सकते हैं। और फिर Q2 के रिजल्ट भी अभी आने वाले हैं। Q2 के रिजल्ट जनरली अक्टूबर वगैरह के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें भी मार्केट अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है। तो मतलब रीज़न बहुत सारे हैं, पर मेन जो 2 रीज़न हैं अभी बाहर आ रहे हैं, इजराइल ईरान वॉर, और दूसरा है चाइना की तरफ जो FIIs का इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो। अब ये सब तो ठीक है कि भाई हमें समझ में आ गया कि मार्केट क्यों गिर रहा है। अब ये कब तक गिरेगा, तो ये कब तक गिरेगा, तो मैं इसके कुछ 2-3 आपको चीज़ें बता देता हूँ जो इससे जुड़ी हुई है कि भाई कब तक गिर सकता है। तो एक तो देखिए अभी USA का डेटा भी इतना अच्छा नहीं है, USA काफ़ी कमज़ोर स्थिति के अंदर है, ठीक है। USA पर कर्ज भी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा 5 नवंबर को USA के अंदर इलेक्शन है, कमला हैरिस जीतेंगी या ट्रंप जीतेंगे, इसको लेकर भी असमंजस है। मतलब क्या है कि ऐसा बताया जा रहा है, मतलब एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं कि भाई अगर ट्रंप जीतते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। इनमें अब कौन जीतता है इसको लेकर भी काफ़ी असमंजस है। और ट्रंप ने ये भी कहा कि भाई जो डॉलर की स्थिति कमज़ोर हुई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनको भी सुधारने की वो कोशिश करेंगे। तो उन्होंने जो कुछ अनाउंसमेंट किए हैं वो क्या है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा बेनिफिशियरी है। इस कारण क्या है कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भाई ट्रंप अगर आते हैं तो थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो ये पहली चीज़, ये भी असमंजस है। दूसरा ये है कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उनकी मीटिंग चल रही है 7 अक्टूबर, आज ही की तारीख में चालू हुई है। 7 अक्टूबर, 8 और 9 3 दिन चलेगी, और 9 तारीख को इसका रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है। मतलब ये मीटिंग का क्या आउटकम रहता है, उसका रिजल्ट वगैरह आएगा। अभी जो रेपो रेट चल रही है 6.5%, तो अभी अगर रेट कट होता है, मतलब जो ब्याज दरें हैं अगर कम होती है, तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बेनिफिशियल होगा अगर रेट कट होती है तो।
और मुझे लगता है जो अगर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट जारी है तो मुझे लगता है आरबीआई कुछ कदम उठाएगी, जिससे क्या है कि इंडियन स्टॉक मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। अगर रेट कट होती है तो मुझे लगता है फ़ायदा मिल सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट को और वापस थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है, रेट कट होगा या नहीं होगा? और भी कई फैसले आएंगे तो क्या है कि देखते हैं अब स्टॉक मार्केट को फ़ायदा देते हैं या नहीं देते हैं। वैसे इंडिया में देखा जाए तो ऐसा कुछ ज़्यादा बुरा नहीं चल रहा है। इंडिया की जो हालत है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। और ये जो भी गिरावट है मतलब वर्ल्ड लेवल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, उस कारण इंडिया पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तब जो ये इम्पैक्ट आया है उसको लेकर आरबीआई क्या करती है वो पता चलेगा। अगर आरबीआई अच्छा कदम उठाती है तो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में वापस तेजी आ सकती है। तब ये मार्केट कब तक गिरेगा, देखिए पहला तो 9 अक्टूबर को ये आरबीआई का रिजल्ट आ जाए, भाई आरबीआई क्या आउटकम लेके आते हैं, तो तब तक भी थोड़ा असमंजस रहेगा। अगर अच्छा आउटकम आता है तो मार्केट को स्टेबिलिटी मिल सकती है। फिर दूसरा है इजराइल ईरान वॉर। अब इजराइल आगे क्या कदम उठाता है इस पर भी काफ़ी लोगों को असमंजस है, स्पेशली जो एफआईआईज है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनको काफ़ी ज़्यादा असमंजस है। क्योंकि अब देखिए अगर ईरान पर हमला हो जाता है तो क्रूड ऑयल के भाव बढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी तकलीफें आएंगी। तो मतलब ओवरऑल पूरा जो इकोनॉमी है, काफ़ी देशों की इकोनॉमी हिल जाएगी, ये भी असमंजस है। फिर यूएसए का इलेक्शन, यूएसए का मार्केट मतलब ओवरऑल अगर वर्ल्ड के मार्केट देखें तो यूएसए से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। तो यूएसए का इलेक्शन भी आने वाला है, उसके अंदर भी क्या रिजल्ट आता है। अब ये सब चीज़ें क्या है कि इनके अगर आउटकम आते हैं, भाई इजराइल ईरान वॉर का क्या आउटकम आता है, फिर यूएसए में कौन इलेक्शन जीतता है, तो इन पर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये 3 चीज़ें मार्केट की आगे की चार्ट डिसाइड करेगी। और स्पेशली अभी ऐसा लग रहा है कि आरबीआई कुछ अच्छा लेकर आता है 9 अक्टूबर को, तो मुझे लगता है मार्केट को सपोर्ट वापस मिल सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? मान लो किसी को अभी इन्वेस्ट करना है, या अभी करें या थोड़ा वेट करें गिरने तक का, मतलब बॉटम कब तक बनाता है उसका वेट करें। मतलब काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि गिरावट कब तक रहेगी, तो देखिए बॉटम कब तक बनेगा, कितना बनेगा, ये किसी को नहीं पता होता है। हाँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जितना अमाउंट है आपके पास, मान लो 1 लाख रुपए है आप इन्वेस्ट करने वाले हो, तो 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 15%, मतलब 10,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 करके इन्वेस्ट करें। फिर गिरावट होती है तो फिर थोड़ा बहुत और करें, फिर गिरावट होती है तो फिर थोड़ा बहुत और करें, फिर गिरावट होती है तो थोड़ा बहुत और करें। इससे क्या है कि जो प्राइस आपका लिया हुआ है वो एवरेज हो जाएगा, और हमको ये नहीं पता कि कब तक बॉटम बनाएगा। जहाँ जहाँ गिरावट आती है वो धीरे धीरे करके लेंगे, तो फिर वापस एक दिन तो रिवर्स करेगा, रिवर्स गियर मारेगा मार्केट, तब क्या है कि हमारे तसल्ली रहेगी। अगर मान लो एंट्री नहीं भी बनाते हैं, हम सोचते हैं कि बॉटम आएगा, फिर क्या है कि वापस एकदम तेजी आ गई और फिर हम सोचेंगे कि मौका हाथ से निकल गया। तो ये चीज़ है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, आपने मन बना लिया है, तो 10-10% करके इन्वेस्ट कीजिए, बढ़िया बात है। या 5-5% भी कर सकते हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा आप इन्वेस्ट कीजिए नहीं कीजिए, जो भी डिसीजन बनाना है अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और जिसके पास अभी पैसे नहीं है एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो वेट एंड वॉच कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत करिए। अच्छे शेयर्स हैं आपके पास, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा वापस इतनी रिकवरी आने में, बट रिकवर हो जाएंगे। अब काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि कौन से स्टॉक लेने चाहिए ऐसी गिरावट के अंदर, कौन से अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा, अगर आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, आपका अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है, और अगर आपने कोई शेयर लिए हुए हैं, अभी रिसेंटली कुछ बाई किया हुआ है, तो अगर उसका प्राइस नीचे है, आपने जिस हिसाब से बाई किया, अगर वो लॉस के अंदर चल रहा है तो उसको ही एवरेज कीजिए, वो सबसे बढ़िया है। उसको एवरेज करेंगे तो ज़्यादा फायदा। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक हैं तो उनको एवरेज कीजिए। फिर कुछ नए स्टॉक्स में अभी जियो फाइनेंशियल को लेकर भी न्यूज़ है कि भाई इसको भी सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल गया है म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आने के लिए। तो अच्छी बात है कि इसको लाइसेंस मिल गया है म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए। आगे और भी ये एक्सपेंड कर सकता है। भाई इसका जियो पेमेंट्स बैंक है, फिर लोन वाला बिजनेस है, काफ़ी सारी चीज़ों में ये अब आने वाला है। तो इस पर आप नज़र बना के रख सकते हैं, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और देखिए लार्ज कैप स्टॉक है अभी, तो लार्ज कैप स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा अगर आप तेज़ी की उम्मीद करें कि भाई 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। बट हाँ, आप एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। और इसके अंदर पिछले काफ़ी टाइम से इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। स्टेबल स्टॉक है और सेफ स्टॉक है। और अभी अगर आप इसको पी वाइज देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से, तो देखिए महंगा नजर आएगा। क्योंकि अभी देखिए ना तो अभी कोई इसका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, ना कोई प्रॉफिट आ रहा है, तो अर्निंग्स पर शेयर वगैरह सारी चीज़ें कम है। तो इस कारण क्या कि पी महंगा नज़र आ रहा है। जब बिजनेस चालू होगा इसका और मार्केट में इसका बिजनेस चालू होगा, रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करेगी, प्रॉफिट जनरेट होगा, तब क्या कि इसका पी डाउन हो जाएगा। मतलब फिर हमको रीजनेबल ये नज़र आएगा। बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है।
फिर दोस्तों आईपीओ को लेकर अपडेट्स जाने। गरुड़ा आईपीओ कल की तारीख में ओपन होने वाला है 8 अक्टूबर को। इसकी कोई खास अभी डिमांड नहीं है और शुरुआत के अंदर भी कम डिमांड थी। अभी आज की तारीख में लेटेस्ट 5% के आसपास जीएमपी बता रही है। कहीं पर 0% भी, मतलब 0% के 0 से लेकर 5% के बीच में मान सकते हैं। बीच में 1-2 दिन गया था ये 23% तक हाईएस्ट गया था, 20% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही थी। अभी आज की तारीख में 5% के आसपास बता रही है, लगभग ₹5 पर शेयर। और इसकी एंकर लिस्ट भी आज आ जाएगी, आज रात तक जनरली वीडियो लाइव हो जाएगा, तब तक तो आ जाएगी, पर हम कल की तारीख में इसको डिस्कशन करेंगे क्योंकि शूट कर रहा हूँ तब तक नहीं आई है। और इसकी जो जीएमपी डाउन हुई है या जो डिमांड कम बता रही है, मार्केट के ओवरऑल जो सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से इसकी डिमांड कम है। बाकी अभी इसके आसपास कोई आईपीओ नहीं है तो उसका बेनिफिट तो मिल सकता था। अब देखते हैं आगे क्या होता है, अपडेट आपको मिलते रहेंगे। बट अभी हमें थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा वेट करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन वगैरह देखना, एंकर लिस्ट देख के उसके बाद अप्लाई करने का सोचना चाहिए। और बाकी रिव्यू वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। फिर दोस्तों Hyundai आईपीओ की डेट्स को लेकर काफ़ी लोगों के मन में असमंजस है, कब आएगा कब आएगा। तो कहीं पर ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि भाई आरएचपी अब जल्दी ही फाइल हो सकती है, हो सकता है आज आरएचपी फाइल हो जाए या कल हो जाए। तो मतलब ऐसी न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर और हो सकता है इसकी डेट्स हमें जल्दी अनाउंस होते हुए देखने को मिले। और ये भी हो सकता है कि भाई अभी जो मार्केट की सिचुएशन है तो अभी थोड़ा होल्ड पे रख ले आईपीओ को Hyundai, ऐसा भी हो सकता है। और Hyundai आईपीओ की खास डिमांड नहीं बता रही मार्केट के अंदर। ओवरऑल अगर देखिए सेंटीमेंट नेगेटिव ही नज़र आ रहा है, मतलब मार्केट में कोई खास डिमांड नहीं है Hyundai आईपीओ की, क्योंकि बड़ी वैल्यूएशंस है, बड़ा आईपीओ है, अलॉटमेंट काफ़ी लोगों को मिल ही जाएगा, फिर डिमांड कैसे रहेगी। अब देखिए कोई चीज़ की डिमांड कैसे रहती है, अगर कोई छोटा आईपीओ है और सबको लेना है पर सबको मिलेगा नहीं तो उसकी डिमांड रहेगी भाई हर कोई सोचेगा कि हम भी लें, लिस्टिंग वाले दिन ले लें। अब Hyundai आईपीओ इतना बड़ा है, अब लगभग सबको मिल जाएगा तो फिर कौन लेगा, या किसकी इच्छा रहेगी कि भाई मैं लिस्टिंग वाले दिन और लूँ। तो इस हिसाब से क्या कि डिमांड कम रह सकती है। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है आगे। फिर दोस्तों हीरो मोटर्स का आईपीओ आने वाला था। हीरो मोटर्स एक अलग कंपनी है, हीरो मोटोकॉर्प लिस्टेड है, हीरो मोटोकॉर्प तो अलग से लिस्टेड है। हीरो मोटर्स जो कि 900 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आने वाले थे, उन्होंने अपना आईपीओ लाना कैंसिल कर दिया है, मतलब अपना डीआरएचपी विड्रॉल करवा दिया है। तो हीरो मोटोकॉर्प के जो मालिक है पवन मुंजाल के फर्स्ट कजिन है पंकज मुंजाल, उनकी कंपनी है हीरो मोटर्स। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल या नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके लिए ऑटो कंपोनेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। ये 900 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आने वाले थे, बट इन्होंने अभी ये प्लान थोड़ा कैंसिल कर दिया है, हो सकता है होल्ड पे रखा हो, जो भी किया हो। तो उन्होंने अपना डीआरएचपी जो है विड्रॉल कर दिया है, अभी फिलहाल के लिए आईपीओ नहीं लेकर आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, हीरो मोटर्स अलग है, हीरो मोटोकॉर्प अलग है। हीरो मोटोकॉर्प लिस्टेड है, हीरो मोटर्स का आईपीओ आने वाला था, उसको कैंसिल कर दिया अभी। और बाकी स्विगी वगैरह के, इनके एनटीपीसी ग्रीन के, इनके भी आईपीओ आएंगे आने वाले टाइम में, अपडेट करता रहूँगा, हमसे जुड़े रहिए। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी और हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।